शाखा भी लगती होगी जैसलमेर में, वहाँ हिंदू धर्म के भी सब झंडे उठाने वाले लोग होंगे, समाजवाद के भी लोग होंगे, अन्ना के भी होंगे। कभी किसी को नहीं लगा कि शाहगढ़ हमारा टुकड़ा है, तो उसको जाके एक बार सलाम करके आ जाए, हम इन लोगों से मिले। 10-10, 20-20 साल अगर उन गाँव में कोई हिंदुस्तान का आदमी न जाता हो और वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो, तो क्या हमारी मीडिया की भूमिका और क्या हमारी छोटी मीडिया की भूमिका। किसी छोटी पत्रिका में आपने कभी शाहगढ़ पे पढ़ा? और ये मेरा निवेदन है कि ये केवल जैसलमेर और राजस्थान नहीं, उत्तराखंड में भी आपको एक शाहगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी एक शाहगढ़ मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, और हो सकता है दिल्ली के किनारे भी कहीं ना कहीं मिल जाए। तो जिन चीजों को हम भूल गए हैं उनको लेकर हम लोग ऐसी मारामारी में न पड़े, कोशिश करें कि उनसे हम लोग नए किस्म से जुड़ें। एक छोटी सी आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब हम लोग जैसलमेर की तरफ और निकल के आते हैं, उसके बारे में थानवी साहब भी बैठे हैं और अरुण भाई भी हैं, इनके सामने बताना तो वो परात और दोने वाली उपमा होगी। लेकिन खडीन नाम का एक खेत होता है, मैं पिछले कम से कम 10 साल से जब कभी ऐसी बैठक में जाता हूँ खडीन के बारे में कहता हूँ। मुझे तो आज तक याद नहीं है कि किसी ने उसको उठाकर खडीन को समझने की कोशिश की। स्वामित्व विसर्जन का खेत है। 5000 साल पहले सुई की नोक बराबर जमीन को लेकर जो 2 प्रसिद्ध परिवार लड़ मरे, उसमें भगवान ने भी किसी का एक का साथ दिया। उस सब की कहानियां हमारे दिमागों में हैं, लेकिन खडीन की कहानी हमको नहीं मालूम कि जिसमें उस खेत में उसके चारों तरफ रहने वाले सारे लोग उसका स्वामी होते हैं। उसमें जात नहीं देखी जाती, केवल उनका भूगोल देखा जाता है कि तुम आईआईसी के नजदीक हो इसलिए आईआईसी के मालिक हो। इसमें मेघवाल से लेके पालीवाल तक जो भी होगा, ब्राह्मण से लेके जमात तक, इसका अध्ययन कीजिए जाके कि समाज में समरसता किस दर्जे की होती है। और खडीन में केवल गेहूं की फसल होती है, रबी, सरसों भी होता है, दूसरी भी चीजें, लेकिन खरीफ की नहीं, वन क्रॉप नहीं। ये सबसे अच्छी खेती, सबसे अच्छा गेहूं होता है, और ये गेहूं बाजार में बिकता भी नहीं, इतना स्वादिष्ट होता है। ये ऑर्गेनिक वगैरह के सब झंडे हटा दीजिए, उसमें खेती में गोबर की खाद भी नहीं डालते हो, गाय हमारी माता वगैरह कोई झंडा नहीं उठाते, क्योंकि उनका कहना है कि प्रकृति इतना सुंदर पानी बहा के लाती है, अपने साथ हजारों भेड़ों की, बकरियों की मेंगनी बहा के लाती है। वो सब यहाँ पे पानी में सड़ता है 1 महीना 2 महीना, फिर गर्मी में पकता है, उस पर आपको खेती करनी है। उसके गाने हैं, किस तरह से वो बढ़ता है। हमारे सारे सामाजिक संगठनों के रजिस्टर उसके आगे बोलने पड़ जाएंगे। कोई कागज पर लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन खडीन आज भी जिंदा है। आजादी के बाद जब पटवारी पहली बार पहुंचे तो उन्होंने गांव में खसरा नंबर लिख के जमीन अलॉट करना शुरू किया। श्रवण जी की जमीन का ये नंबर, विजय जी का ये, इनका ये, उनका वो खेत देखा हरा, ये किसका है? तो उन्होंने कहा ये किसी का नहीं है, सबका है। हमारे यहाँ से जयपुर से ट्रेंड पटवारी जो पहुंचे थे, वहां तो पटवारी थे ही नहीं, उनको अभ्यास ही नहीं था कि ऐसा कोई जवाब मिलेगा कि ये किसी का खेत नहीं है, किसका है? तो उन्होंने कहा सबका है। तो उन्होंने कहा हम सबका नहीं लिख सकते, हमको कोई एक नाम बताओ। तो उन्होंने कहा किसी का भी नाम लिख दो भाई इसमें। तो उनमें से जिसका नाम लिखा, उसकी संतानों ने भी उस परंपरा को निभाकर कब्जा नहीं किया कि अब ये तो मेरा नाम है, कागज का पट्टा है। आज अपन लोग कितने इस तरह के उदाहरण अखबारों में देखते हैं। वो अभी भी किसी नाम पर है, लेकिन स्वामित्व उसमें पूरे उस समाज का है जो उसके इर्द गिर्द रहता है। सदस्य निकल के बाहर चले जाएं, बम्बई नौकरी के लिए, माइग्रेशन सब जगह होता है। कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है कि वो स्वराज्य वाला समाज है वहीं के वहीं मरेगा, उसको नौकरी मिलेगी, वो बाहर जाएगा। जितने दिन बाहर जाता है, 40 साल वो बाहर रहा, तो उसका स्वामित्व उतने दिन के लिए सस्पेंड होता है। बीमार हो गया, कैंसर हो गया, बम्बई वापस जैसलमेर आएगा, तो उसका फिर से मेंबरशिप रिन्यू हो जाता है। कोई कागज की पर्ची नहीं दिखानी पड़ती, आधार की पर्ची नहीं दिखानी पड़ती, वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाना पड़ता। ये स्वराज की ऐसी मिली जुली व्यवस्थाएं कितनी जगह रही होंगी। हमने इन सब पे अपना बुलडोजर चलाया है, कभी सिद्धांत का, कभी पार्टी का, कभी हमने अखबार का। मेरा कहना है, आपसे निवेदन है कि जितना हो सके ऐसी चीजों को हम लोग ढूंढने की कोशिश करें जो हमारे समाज के जीवंत स्वराज के लक्षण है। उसमें गांधी की भी कोई जरूरत नहीं होती, उन्होंने कभी गांधी का नाम नहीं सुना।
लेकिन 1000 साल से अगर कलेक्टिव फार्मिंग की पद्धति को बिना किसी दाग के बचा के रखा है, तो आज हम सबको याद होना चाहिए कि जैसलमेर में कितने खटीन है, उनका कितना रकबा है, कितनी मेंबरशिप है। शायद नहीं किया या अच्छा ही किया हम लोगों ने, क्योंकि इसमें भी वो शायद बचा रह गया है अभी तक। धन्यवाद। मैं अब अनुपम जी के वक्तव्य के बाद श्री थानवी जी से अनुपम जी के बोलने के बाद जरूरत तो है नहीं और अधिक कुछ कहने की। इनके हमारे विचार आपस में बहुत मिलते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको यहाँ कहने का कोई नहीं होगा। विजय प्रताप जी ने उसको बुलाया, तो खुद को बुलाने की तरह ही था। प्रभाष जी के नाम पे हम सब लोग जो आए वो एक दूसरे को बुलाकर ही आके इकट्ठा हो, इस तरह की बात होती है। उनको मैंने कहा था मेरी तबीयत का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत आमतौर पर ठीक ही रहती है। और वो तबीयत कितनी खराब है कितनी खराब नहीं है मुझे नहीं पता। मेरा बेटा डॉक्टर है, उससे तो मैंने बात नहीं की, उसके अध्यापक से बात की, उसके प्रिंसिपल से बात की, बाद में 2 और डॉक्टरों से बात की, तो मुझको लगने लगा कि मैं बहुत बीमार हो गया। उन्होंने कहा ये बुखार भी हो सकता है, अभी खाली गला खराब है, और उसके बाद आप वायरल भी हो सकता है, फिर किसी ने कहा डेंगू भी हो सकता है। तो मैंने ये आज तय किया था कि मैं निकलूंगा जरूर। जब इनका फोन आया, मैं तो इनको थोड़ा सा सोचता था कि इनको लगता था कि जोधपुर भी मुझको जाना था, पर उनका फोन ही आया तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो प्रभाष जी के नाम पे जैसे न आती तो कोई बात नहीं थी। वो फैज साहब का शेर है कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। प्रभाष जी हम सब लोगों, मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने हमको बनाया, और अनुपम जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने पर्यावरण का भी एक सिपाही बना दिया, और लोग अब बोलने को भी बुला लेते हैं, जैसे यहाँ बुला लिया गया, जिसकी योग्यता मुझमें न पहले थी न अब है। 25 साल पहले इन्होंने हमको वहाँ विदेश यात्राएं भी करवाई, पेरिस भिजवाया, रियो भिजवाया। मुकुल जी बैठे हमारे साथ थे रियो में, जॉयदीप भी बैठे हुए हैं, वो भी साथ में थे। और अभी तो लंबा अर्सा बीत गया। फिर प्रभाष जी बीकानेर आए, वो भी अनुपम जी की भूमिका थी। हमारे सुबह पटवा वहाँ पे आंदोलन चलाते थे, प्रभाष जी आए थे वहाँ। उसको 22 साल पुरानी बात है, उन्होंने मुझको कहा कि जनसत्ता में आ जाइए, तो मैं जनसत्ता में आ गया। और चूंकि थोड़ा परिवेश वहाँ का था, कुछ न कुछ तो करत अभ्यास के टाइप का मामला था, कुछ सीख गए। वरना पर्यावरण के बारे में बोलते हुए मुझको यहाँ पे, और खासकर इतने बड़े विद्वानों के बीच में, संकोच होता है। मिसल है कि पाँव के नीचे तीतर आया, शिकारी हो गए। तो इस तरह से पर्यावरण के ऊपर बोलने के लिए लोग बुलाने लगे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं प्रभाष जी की स्मृति को नमन करते हुए कुछ बातें कहूँगा। और स्वराज की बात कही, अनुपम जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आदिवासी शब्द की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया। इस तरह की किसी काफ़ी लंबी चौड़ी शब्दावली हमने जो है वो तैयार कर ली है, और बगैर उसके बारे में ज़्यादा विचार किए हुए। इसी तरह का एक शब्द पारिस्थितिकी, अच्छा है कि इकोलॉजिकल का अनुवाद नहीं किया, वरना हिंदी वाले लिखते हैं पारिस्थितिकी, जिसका कोई मतलब सिर पैर समझ में नहीं आता। और अभी 2 रोज पहले भी पैरवी का एक आयोजन था, उसमें भी कुछ नए पत्रकारों के साथ बात करने के लिए मुझको बुलाया, तभी मैंने एक बात कही थी। यहाँ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मौजूद है। तो प्रभाष जी जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, और जो उन्होंने स्थापित करके बताया, क्योंकि कहना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। गांधी जी के अगर महानता है तो इसमें है कि जो जीवन उनका था वो उन्होंने जी करके दिखाया। बाकी वो बातें तो खुद भी कहते थे कि मैंने कहाँ से सीखी हैं, लेकिन उसको करना मुश्किल है। सरल भाषा लिखी जाए, ये कहना आसान है, सरल भाषा लिख करके दिखाना मुश्किल काम है। प्रभाष जी ने भाषा की जो जड़ता हिंदी में थी उसको तोड़ दिया। ये इतिहास आने वाला वक्त इस बात को साबित करेगा, और मैं तो इस तरह जानता हूँ, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से, किस तरह की भाषा
लिखी जाती थी, स्मरणीय है, तथापि, यद्यपि, कदापि, और उस भाषा को उन्होंने थोड़ा और एक सरल सहज भाषा, याद रहे, ख्याल रहे वगैरह इस तरह की, और बाकायदा नए लोगों को सिखाते हुए, और जो तकनीकी शब्दावली होती है पारिस्थितिकी, जैसे मैंने शब्द जिक्र किया, इस तरह की चीजों से बचते हुए अपनी भाषा को, अपने जुमलों को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करें, इसका व्यावहारिक जो है वो प्रमाण प्रभाष जी ने अपनी पत्रकारिता के जरिए दिया। और पत्रकारिता के जरिए भी और भी काम जो पत्रकारिता से इतर करते थे, सिर्फ पत्रकार तो नहीं थे, उसमें भी उनकी भाषा जो है अगर आप देखें तो बिल्कुल खांटी, बिल्कुल जिसे जमीन से जुड़ी हुई भाषा होती है, वो भाषा उनकी होती थी। भाषा जो है वो ऐसा उपकरण है जो सिर्फ पत्रकारिता का ही उपकरण नहीं है, जीवन में भी, क्योंकि अगर एक बार एक बड़े भाषा शास्त्री विटगेनस्टाइन ने ये कहा था कि आप जो बोलते हैं, आपका जो व्यक्तित्व उसमें निरूपित होता है। अगर आपके पास में अच्छी शब्दावली है तो आपके व्यक्तित्व में भी उतनी बारीकी होगी, आपके सोचने में भी उतनी बारीकी होगी, और अगर आपके पास में अच्छी शब्दावली नहीं है तो आपके व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं एक कसर, खामी रहती है। आज जो पत्रकारिता है, प्रभाष जी की स्मृति में इस बात पे ध्यान दिलाना जरूरी है कि उसमें उस तरह की भाषा, उस तरह की शब्दावली कहाँ है। वो कितनी ओढ़ी हुई, इतनी आयात की हुई, इतनी नकली, इतनी पराई शब्दावली है। इसमें आदिवासी शब्द तो फिर भी खप जाएगा, लेकिन पारिस्थितिकी नहीं खपेगा। पर्यावरण भी अब चल गया है, क्योंकि कई साल चीजों के प्रयोग के बाद में चीजें जो हैं वो अपनी होने लगती हैं। कई तरह के नाम हमने अपना लिए, वो हमारे हो गए, कई तरह की तकनीकी शब्दावली। लेकिन जो स्वराज जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि पर्यावरण का सही मायने में बोलचाल में क्या अर्थ है। हम लोग जो है एक जीवन शैली, पहले कोई चिकित्सा शास्त्र नाम की चीज तो नहीं थी। आप आयुर्विज्ञान की बात करते थे, आयुर्वेद की बात करते थे, क्योंकि जीवन जो है उस जीवन में उन सारी चीजों का चीजें शामिल थी कि किस तरह से आपका जीवन जो है वो निरोग रहे और जीवन आपका लंबा हो। वो जीवन में एक आपस में गुंथी हुई चीज थी। इसी तरीके से जीवन हम जो जी रहे हैं, उस जीवन में किस तरह से हमारी आबो हवा जो है वो साफ रहे, वो जीवन का हिस्सा था, वो जीवन की शैली थी। यानी वो हमारा स्वराज था जिसमें हम लोग अपने जीने के उपादान, जीने की शैली, जीने की चीजें तय करते थे, और उसकी शब्दावली उसके साथ में तय थी। अब ये है कि बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, उनमें पहले वहां पे शब्दों का चलन शुरू होता है। जब मुकुल जी को याद होगा कि जब रियो था तो उस वक्त अलग शब्दावली थी, अब अलग शब्दावली है। काफी वक्त तक ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा, उसको भी अब अनुवाद करना था तो किस तरीके से आप यहाँ पे वैश्विक जो है वो तापमान शब्द का इस्तेमाल करें, जलवायु शब्द का इस्तेमाल करें। फिर अचानक क्लाइमेट चेंज जो है उसका मुहावरा आया, तो उसका भी हमने जो है तो फौरन अनुवाद ढूंढना शुरू कर दिया कि जैसा भी किस तरीके से हमको यहाँ पे मिले। इस तरीके से अगर आयात की हुई शब्दावली में चीजों को आप लिखेंगे या समझाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों के बीच में हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जिसमें भी पान वाला भी उसको अखबार को पढ़ता है और लोग भी उसको पढ़ते हैं, सारे विद्वान लोग तो नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों तक बात अगर पहुंचानी है, और खासकर चाक्षुष माध्यम आने के बाद जो विजुअल मीडिया आया है, उसके आने के बाद तो आप अच्छी बात है कि अनपढ़ तक भी पहुंचते हैं। अखबार के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन अखबार, रेडियो या टीवी के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप उन तक पहुंच सकते हैं। तो अब आपके पास में जिस तरह की भाषा चाहिए, जिस तरह की शब्दावली चाहिए, वो शब्दावली वो तो हो जो किसी को आप कहें तो समझ में आए। और पर्यावरण की शब्दावली जो है वो दुर्भाग्य से वो शब्दावली हो गई है जो पूरी की पूरी आयात इंपोर्ट की हुई है, और उसकी वजह से जो चीजें कही जाती हैं, पहली बात तो कही नहीं जाती हैं। अखबारों में जगह नहीं है, टीवी में जगह नहीं है कि किस तरीके से आप करें। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जंगल कट रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, यमुना प्रदूषित हो रही है। यानी बहुत थोड़ी से चीजों को पर्यावरण के चीजें मान करके उसके बाद में उससे अधिक पत्रकारिता है वो उसके आगे जाती नहीं है। जबकि पत्रकारिता में जीवन में हजार चीजें ऐसी हैं जो हमारी आबो हवा के साथ में हैं और हमारे जीने को प्रभावित कर रही हैं, और उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं जब राजस्थान में था उस वक्त ये राजस्थान नहर चली थी, और अनुपम जी भी उस वक्त बहुत वहां आए, और हम लोगों ने, बल्कि अनिल अग्रवाल, सुनीता, सबके साथ में हमने
बहुत यात्राएं की। राजस्थान नहर वहां पर जब बनना शुरू हुई, जिसका नाम बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, जैसा हमारे यहाँ आमतौर पे होता है, और उस वक्त बहुत लोग बाहर से, दिल्ली से और जगहों से आते थे। विश्व बैंक की परियोजना थी और उस वक्त जो है किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि एक पूरे प्रदेश को, उसकी जीवन शैली को बदलने का एक षड्यंत्र ये है। और अगर षड्यंत्र न भी कहें, क्योंकि जिन लोगों की इच्छा होगी, खाली ये नहीं होगा कि विश्व बैंक का पैसा आए या कुछ इंजीनियरों का ये लक्ष्य नहीं होगा कि हमें इसमें कुछ कमाई होगी, वो सोचते होंगे कि राजस्थान का जीवन इस तरीके से बदल देंगे। क्या जीवन आप एक आयात की हुई परिभाषा में और उन चीजों से बदल सकते हैं जो कि उनकी नहीं है? सब जानते हैं कि राजस्थान में पशुपालन था, लोग पशुओं पर उनको पालते थे और उनका जीवन उनसे चलता था। उसके बाद में ये हुआ कि नहीं, हम इनको खेती करना सिखाएंगे। छिटपुट खेती वो करते थे, ऐसा नहीं करते थे, बड़ा जो जोर था वो पशुपालन के ऊपर था। जब नहर वहां पे आई तो गंगानगर जो है वो इलाका पंजाब से जुड़ता है। आप लोग जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब, उसकी राजस्थान से जो सीमा लगती है, उसमें गंगानगर जो है वो सबसे करीब है। और गंगानगर की जो आबादी है, वो आबादी जो है वो बाहर से आई थी, वो वहां के रहने वाले लोग नहीं है, ज्यादातर लोग पंजाब से आए। और वो जो सिख समाज है, काफी मेहनती समाज था। ये तो नहीं कहता कि राजस्थान के लोग जो मेहनत नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो है जितनी मेहनत खेती में चाहिए उतनी जो है वो रेवट चराने में नहीं चाहिए होती थी। जो सिख समाज वहां आया और उन्होंने गंगानगर में इतनी मेहनत की, वहां पे नहरों से उन्होंने सिंचाई की और वो इलाका इतना सरसब्ज हो गया। अभी भी अगर आप जाएं तो सूरतगढ़ के बाद अगर आप जैसे ही गंगानगर के इलाके की तरफ प्रवेश करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप राजस्थान में हैं। वो इलाका जो है वो हरियाणा या पंजाब का इलाका लगता है। इसलिए ये अकारण नहीं है कि जो खालिस्तान का आंदोलन चला, भारत से एक अलग देश बनाने का, सिख समाज का जो एक कुछ भटके हुए सिख समाज का जो उस वक्त आंदोलन था, उस आंदोलन में खालिस्तान के नक्शे में गंगानगर शामिल है। गंगानगर जो है वो पंजाब में था ही नहीं, लेकिन वो शामिल है। और वो इसलिए शामिल है कि वो उनको लगता था कि यहाँ पे सिख हैं, और दूसरा वो हरा भरा इलाका है, इसलिए पंजाब है, इसलिए वो राजस्थान नहीं हो सकता। तो वो राजस्थान को पूरा गंगानगर बनाने की चेष्टा जो है नहर के भरोसे हुई कि पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह का जो रेतीले टीबों से ढका हुआ इलाका, उसको हम लोग गंगानगर की तरफ पूरा जो है वो हरा भरा कर देंगे। अब ये 30 साल पुरानी बात होगी, आज तक तो वो हुआ नहीं। और उसमें इतनी चीजें आ गई। यानी एक जब मैं बीकानेर में राजस्थान पत्रिका नाम के दैनिक अखबार के संस्करण का संपादन कर रहा था, तो वहां पे लिफ्ट परियोजनाएं शुरू हुई और अरबों में, मतलब वो करोड़ों का ही मामला नहीं होता, अरबों की परियोजनाएं होती है कि साहब अब जो है पानी तो एक सतह के ऊपर है, अब हम इतनी लिफ्ट परियोजनाएं जो है उनको चला रहे हैं। तो मैं तो समझा ही नहीं पहले कि लिफ्ट परियोजना क्या है। चूंकि जैसा मेरा स्वभाव था, और पहले मैंने चीजों को जाकर के एक नहर के वहाँ बीकानेर में उनका हेडक्वार्टर होता है, वहां जाके मैंने समझा। तो उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट परियोजनाएं जो है ये है कि पानी को लिफ्ट किया जाएगा। तो जो इलाका राजस्थान का सीधा सपाट है, नहर तो एक प्रवाह से चलेगी, लेकिन जहां पर अचानक ऊंचा इलाका आ जाता है तो वहां पे पानी को लिफ्ट किया जाएगा। तो पानी को कैसे लिफ्ट किया जाएगा? बोले लिफ्ट से आदमी को लिफ्ट करते हैं, वैसे पानी को लिफ्ट करेंगे, मशीनें लगाई जाएंगे, फिर ऊपर पानी जाएगा। तब भी मुझको लगा था अपनी कम अकली में कि ये राजस्थान में बिजली नहीं आती है, बिजली है नहीं है, ये कहने की इतनी परियोजनाएं लेकर के आए। तब मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं इस बात को बहुत जोर पर, मैं तो कहता था कि इतना बिजली सब चीजें हो जाती हैं। वो धीमे धीमे करके लिफ्ट परियोजना फेल हो गई। ये बात पता चला इतना अरबों रुपए का वो जो है वो विनियोजन था। और वो राजस्थान में कैसे? क्योंकि राजस्थान में लिफ्ट परियोजना और किसलिए कुछ इलाकों में कि अगर आप जा रहे हैं जोधपुर की तरफ, फलोदी की तरफ, और सीधा का सीधा जैसलमेर की तरफ प्रवाह चला जाता है, उसी तरीके से नहर बनी हुई है। अब उस पानी को हम जोधपुर ले जाएंगे, क्योंकि जोधपुर के एक नेता ने कहा, जो प्रभावशाली रहे होंगे, कि भाई पानी यहाँ भी आ सकता है, तो एक लिफ्ट योजना यहाँ चालू कर दीजिए।
ऐसे करते करते करीब उन्होंने 100 लिफ्ट परियोजनाएं चालू कर दी और उसमें से अधिकांश बाद में फेल हो गई क्योंकि बिजली नहीं मिलती थी। तो परियोजना तो आपने बना दी, नहर बनाई, बाकायदा मशीनें लगाई, इतना लंबा चौड़ा सारा बंदोबस्त था जिसका कोई हिसाब नहीं है, और देखे तो आपको रोना आए कि इतना सारा किया ही जानते हुए कि सफल नहीं होगा। लेकिन उसकी तरफ जो है वहां के जो अखबार हैं वो ध्यान नहीं दिला सकते थे। मैंने तो कहा कि मुझ में साहस नहीं था कि मैं बहुत लड़कपन की बात थी, लेकिन बात समझ में आती थी। लेकिन बड़े बड़े पुराने दिग्गज पत्रकार वहां पे थे, अखबार थे, पत्रकारिता वहां पे थी, और उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं था। अनुपम जी आए और अभी जैसे उन्होंने खड़ीन की बात की, इस तरीके से थोड़ी बात कभी हम लोगों ने कर दी, तालाब की बात कर दी, कुएं की बात कर दी, तो वो तो बात हो गई। वो भी फैशन की तरफ मुझे लगा कि बाद में ज्यादा होने लगी, क्योंकि एक थोड़ा सा हम लोगों को एक अतीत जीवी हमें एक तत्व काम करता है कि मतलब जो पुराना है, परंपरा है, उसकी हम बात करें तो थोड़ा सा शोभा देता है। कपड़ों में भी जो है थोड़ी बहुत उस तरह की चीज आ जाए, थोड़ी खादी भी आए, थोड़ी टोपी भी हो, थोड़ी धोती भी हो, लेकिन सचमुच वो जीवन में उस तरह की चीज वहां पे राजस्थान में इन सारी चीजों के बावजूद कि उसमें खूब तालाब की बात हो गई अनुपम जी की, बल्कि किताबों को भी वहां पे लाख लाख प्रतियां, मेरे ख्याल में 50-10,000 प्रतियां एक बार एक सरकार ने कहा करी, तो बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है। अरे वो काम तो आपका काम है, यही आए थे और यही बैठ करके वो बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको लगा कि ये अब जो है राजस्थान में इसकी बात हो, और राजस्थान में खड़ीन की बात और तालाब की बात अब आप करें उन जगहों पे जहां पर आपने उन तालाबों की आगोर के ऊपर अगर मॉल बना दिया, या आपने जैसलमेर के गड़ीसर तालाब की जो कैचमेंट एरिया जो आगोर थी उसके ऊपर हवाई अड्डा बना दिया। अब आप वापस तालाब खड्डा तो होता नहीं है, जो उनकी किताब में बड़ा अच्छी तरीके से समझाया भी गया है कि तालाब खड्डा नहीं होता है, उसके लिए आपको आगोर चाहिए, उसके लिए पूरा कैचमेंट एरिया होता है, और वो चीजें बन जाती हैं, वो बनाने से नहीं बनती हैं, वो उस जीवन शैली में पहले से चली आती है। उन चीजों को आप खत्म करने के बाद अचानक अब आपके सामने एक विचार आया, तो ये जताने के लिए कि हम भी जो है इस तरह के विचार जो है उसमें विश्वास रखते हैं, और आपने कहा नहीं राजस्थान सरकार जो है वो इतने तालाबों का निर्माण करेगी। अब तालाबों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जीवन शैली का निर्माण किया जा सकता है, और वो जीवन शैली का निर्माण जो है सरकार नहीं कर सकती है, वो तो समाज ही कर सकता है। खैर ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, पर मैं ये बात जरूर इस पे जोर देना चाहूंगा कि प्रभास जी सरल भाषा पे और जीवन से जुड़ी हुई भाषा पे जोर देते थे, और पर्यावरण की भाषा दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पे बिल्कुल आयात की हुई भाषा है, और इसी वजह से उसमें लिखा हुआ न ज्यादा समझा जा सकता है और न ज्यादा पढ़ा जाता है, और वो जो विषय भी होते हैं वो इस तरह के विषय लिए जाते हैं जो विषय जो रूढ़ हो चुके हैं। बार बार आप सिर्फ इतना कहने से कि पेड़ कट रहे हैं, हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, मेरा मानना है कि हमारी जीवन शैली में पर्यावरण के इतने उपादान थे जो जीवन शैली का हिस्सा है और पर्यावरण का भी हिस्सा है। सिर्फ मैं उदाहरण दूंगा, उसके बाद बात पूरी करूंगा कि जैसे हमारा पारंपरिक वास्तुशिल्प है, वो भी मैं मानता हूं कि पर्यावरण का हिस्सा है। घर किस तरह का हो, अब बिल्कुल अंधविश्वासी और इस तरह के रईस ज्यादा हो गए जो अपना घर पहले ये जो वास्तु क्या कहलाता, वास्तु शास्त्र, उसको पहले दिखाते हैं किसी ज्योतिषी से, जैसे शादी से पहले मुहूर्त आप तय कराते हैं, और उसके बाद घर तोड़ रहे हैं, बाथरूम इधर से उधर ले जाइए, रसोई इधर से इधर ले आइए, और एक रईस ज्यादा तो अपने घर में जाता ही नहीं अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी कि नहीं वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बना। तो वास्तु वाले तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन एक दूसरा वास्तु वाला मिला होगा, उसने कहा नहीं इसमें जाएंगे तो आप मर जाएंगे वगैरह। तो ये तो खैर एक आप कह सकते हैं अंधविश्वासी लोगों की बात हुई। लेकिन जो घर पहले बनते थे, हवा महल जयपुर का, क्यों हवा महल की सारी खिड़कियां छोटी हैं? नाम हवा महल है, उसमें एक बड़ी खिड़की, तो बड़ी खिड़की से ज्यादा हवा नहीं आती है। ज्यादा ऊंचा बोलने से जैसे तर्क मजबूत नहीं होता है, उसी तरीके से बड़ी खिड़की से ज्यादा हवा नहीं आती है। ये राजस्थान के लोग जानते थे। आप जैसलमेर में जाइए चाहे जयपुर में जाइए, पूरे राजस्थान में खिड़कियां छोटी मिलेंगी, क्योंकि हवा जब संगठित एक जगह पे जमा होती है फिर अंदर आती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, वो लोग जानते थे, इसलिए खिड़कियां छोटी थी। और उन जगहों पे अब फैशन के तौर पे लोग चले जाएंगे, देखिए साहब घर ठंडा रहता है, गर्मी में अभी भी पंखा नहीं चलाना पड़ता है, लेकिन उस परंपरा को भूल रहे हैं। अगर पर्यावरण के नाम पे अगर उस परंपरा का भी थोड़ा किसी को याद दिला दिया जाए, उसका भी थोड़ा अध्ययन हो, तो वो भी पर्यावरण का ही हिस्सा होगा। सिर्फ यमुना का जल प्रदूषित हो, गंगा का जल प्रदूषित हो, वो पर्यावरण है, लेकिन ये भी पर्यावरण का हिस्सा है कि आपकी जीवन शैली में जो चीज पहले से मौजूद थी, कैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, जैसे अचानक आप मुझको याद है कि
पूरा एक उद्यम जो है, नई नई तकनीक आई, टेरिलिन के कपड़े, टेरिकॉटन के कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ तो सूत था और इतना अच्छा सूत हिंदुस्तान में था, आप उसका निर्यात कर रहे हैं और अचानक ऐसे चिकने कपड़े आने लगे। दर्जी, मुझको याद है बीकानेर में जब हम सिलवाने जाते थे तो जो जिसमें टेरिन मिला हुआ है, प्योर टेरिन है चाहे टेरिकॉट है, उसकी सिलाई ज्यादा लेता था, सूती कपड़े की सिलाई कम लेता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये तो आधुनिक कपड़ा है, महंगा कपड़ा है। अब 20 साल बाद फिर कम से कम उस सभ्यता में तो ये समझ आ गई कि सूती कपड़ा अच्छा होता है। अब सूती की सिलाई कम, दर्जी ज्यादा लेता है। अब वो उसकी क्योंकि अब लोगों को भी लगा कि तो हमारी चमड़ी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त अच्छा बुरा किसी ने नहीं कहा था और हर कोई खरीदता था कि ये कपड़ा जो है ये अच्छा है, क्योंकि उसका वो कपड़ा महंगा भी था, उसकी सिलाई भी महंगी थी और पूरी की पूरी एक जो है इंडस्ट्री खड़ी होने वाली थी। अब चूंकि सूत की इंडस्ट्री वापस आ गई, लेकिन वो हमारे जीवन में उस सूत का महत्व जो था वो पर्यावरण का, मैं तो उसको हिस्सा मानता हूँ। और वो जो समझ थी, जो कि अच्छा बात है कि अब लोगों में वो समझ वापस आई है, लेकिन बीच बीच में जब वो समझ पथभ्रष्ट होती है तो उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए जो काम अगर अखबार वाले करें तो वो पर्यावरण का ही हिस्सा माना जाएगा। उस तरह की पारंपरिक चीजों की तरफ ध्यान दिलाना, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस भाषा में उसकी दरकार है, उस भाषा में अगर ध्यान नहीं दिलाया जाता है तो दिला भी देंगे तो उसका असर नहीं होगा, ऐसा भी मैं सोचता हूँ। अनुपम जी 1 मिनट का इंटरवेंशन करना चाहते हैं पूरे इसमें। नहीं, वो ऐसा हो गया, लंबी चिट्ठी में बाद में आप कोई चीज छूट जाती है तो हिंदी में पुनश्च लिखते हैं और अंग्रेजी में PS। ये PS वाला एक मुझे याद आया। हम जहाँ बैठे हैं IIC लोधी रोड, थोड़ा सा आप बाहर निकल के जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी उससे आगे जाएंगे तो लोधी गार्डन आएगा। वहां पर एक पत्थर का सुंदर पुल है, उस पर एक बार चहलकदमी करके देख लीजिएगा। पुल टूट नहीं पाया, कितने साल पुराना है वो वहीं जाके आप देखेंगे कौन सी सदी में बना। पुल हम क्यों बनाते हैं? नदी पार करने। कभी हमारे ध्यान में आया कि नदी यहाँ पर थी तो कहाँ गई? कितने साल पहले ये नदी गायब हुई। उस पुल पे चढ़ के आप देखेंगे तो आपको पुराना किला की तरफ मुंह करना होगा और वहां तक एक नदी बहती थी। उस नदी को गायब हुए बहुत दिन नहीं हुए, पर हमारी चिंता का हिस्सा नहीं है वो। छोटे मीडिया का नहीं, बड़े मीडिया का नहीं, सरल हिंदी में रिपोर्ट करने वाले का नहीं, कठिन हिंदी में रिपोर्ट करने वाले का नहीं। भैया कोई तो आ जाओ, रिपोर्ट तो करो कि उसके कारण कितने नाविक, कितने मछुआरे, उसके किनारे रहने वाले गांव कहाँ चले गए। और ये निकट इतिहास में हुई घटना है। ऐसे ही हमारे समाज का एक एक हिस्सा, भौतिक भी, नदी, तालाब, पहाड़, खोदते खोदते खोदेंगे पहाड़, ऐसा कई पत्रकारों ने अच्छे हेडिंग्स लिखे हैं कनन में, हिमालय में। तो इन चीजों पर जरूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। भोजन के पहले मैं 2-3 चीजें अपनी ओर से, और अगला सत्र भोजन के बाद हमारे बीच सच्चा साहब भी हैं, सुनीलम जी भी हैं और मुकुल जी को भी बोलना है, जयदीप जी को भी बोलना है, बहुत सारे लोग हैं और सोपान भी हैं, प्रभाष जी के सुपुत्र पत्रकार और कई लोग हैं। तो भोजन के बाद का सत्र भी इतना ही इंटरेस्टिंग, रोचक होगा। मैं उसके पहले 2-3 बातें, उस सत्र की अध्यक्षता करेंगे श्री अजय झा पैरवी के। हम लोग हिंदुस्तान में कोई 1000 फिल्में बनती हैं और जो ताजा फिल्में बन रही है वो करीबन 150 करोड़ रुपए की बन रही है, मतलब जो शाहरुख की है। करण जौहर से और सलमान खान से और शाहरुख खान से जो मुख्य धारा की फिल्में हैं, मतलब मैं मुख्य धारा की फिल्में और समांतर फिल्में जो श्याम बेनेगल और मृणाल जी बनाते थे, और मुख्य धारा के अखबार और समांतर अखबार। अनुपम ने अच्छी बात कही कि न तो छोटा अखबार चिंता कर रहा है ना बड़ा अखबार। इन्होंने ये नहीं कहा कि बड़ा अखबार चिंता नहीं कर रहा है। अब आप सलमान खान से या करण जौहर से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अपनी फिल्मों में स्विट्जरलैंड को और कश्मीर की घाटी को
टूरिज्म की तरह से नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से दिखाएं, और वो बहुत समाज का नुकसान कर रहे हैं और बहुत ही देश की जो मुख्य चीजें हैं उसको वो बिगाड़ रहे हैं। या आप अखबार के बारे में जब सोचते हैं तब आपको लगता है कि मुख्य धारा का अखबार जो है वो खराब है। आप फिल्मों के बारे में सोचते हैं तब आप ये बात नहीं करते, उसमें चीजें अलग तरीके से दिखाई जाती है जो देश की रियलिटी। देखिए, मुख्य धारा के अखबार से अपेक्षा करना बंद कर देना चाहिए कि मुख्य धारा के अखबार में पर्यावरण को जगह नहीं है, या शाहगढ़ को जगह नहीं है, या AICC के पास के पुल को जगह नहीं है। गांधी जी ने जब वो 1993 के करीब 94 में जब दक्षिण अफ्रीका गए होंगे और वहाँ रहे, काफी समय रहे, 1915 तक रहे, फिनिक्स से अपना अखबार भी निकाला, और यहाँ रहे हिंदुस्तान में तो अपने खुद के अखबार निकाले। अनुपम जी ज्यादा बता सकते हैं कि वो गांधी मार्ग के संपादक हैं, कि उन्होंने कितनी बार उस समय के अंग्रेजी अखबारों की चिंता की है, उनमें लिखा करते। टाइम्स ऑफ इंडिया को लगातार चिट्ठी लिखते हैं। नहीं, मैं चिट्ठी लिखने की बात नहीं कर रहा। और क्या उन्होंने चिंता की मुख्य धारा के उन अखबारों की कि उनमें छपना? उन्होंने अपना अखबार निकाला और उसमें घुटने टिकवाए। मेरा निवेदन यह है कि हम मुख्य धारा के अखबार की पीठ पर और मुख्य धारा के टेलीविजन की पीठ पर कोड़े लगाना बंद करें, क्योंकि उनको आप चाहे जितना लहू लुहान कर दीजिए, खून नहीं बहने वाला है। मतलब आप खरोचे आएंगी पर खून नहीं बहेगा। हमको अपना तंत्र गांधी की तरह अगर मजबूत करेंगे तो हमारी बात बनेगी। पहली चीज है वो समांतर पत्रकारिता को कैसे मजबूत करना, वो एक अलग मुद्दा है। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें गांधी का रास्ता क्या है, उन्होंने कैसे हरिजन को, यंग इंडिया को और तमाम चीजों को चलाया, मजबूत किया, उसके लिए फाइनेंसेस कहां से लिए, वो भी एक अलग बहस का मुद्दा है। पर मुख्य धारा के मीडिया के जरिए पर्यावरण की रक्षा या समाज परिवर्तन का सोच करण जौहर और शाहरुख खान से समांतर फिल्में बनाने की अपेक्षा करना जैसा है। अगर हमें उस दिन की प्रतीक्षा कर सकें और साहस जुटा सकें कि जिस तरह से हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कॉरपोरेट्स का विरोध करते हैं, हम मीडिया हाउसेस का विरोध करने की हिम्मत जुटा सकेंगे मुख्य धारा के, क्योंकि वो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कॉरपोरेट से कम नहीं है। उनकी ऑनरशिप के जो पैटर्न है पूरे के पूरे वो वैसे ही हैं। हम जमीन के मामले में मल्टीनेशनल्स की और कॉरपोरेट हाउसेस की का विरोध करते हैं, पर मीडिया का विरोध करने की हम लोगों में ताकत नहीं है। हम मीडिया की चिचोरी करते हैं, उनकी दाढ़ी में हाथ डालते हैं कि हमको जगह दीजिए, टेलीविजन में दीजिए और मीडिया में दीजिए, जबकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और ये जो कैपिटल इंटेंसिव मीडिया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये एक मुद्दा मैं सोच रहा हूं कि बहस में आना चाहिए। दूसरा मुद्दा अरविंद जी ने जो कहा और भी वक्ताओं ने कहा कि अगर आपको नहीं जमता है, आप सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। मेरा थोड़ा सा मतभेद है। जयप्रकाश जी के साथ जब हम काम करते थे 1974 में बिहार में, मैं उनके साथ ही रहता था। चंद्रशेखर ने एक बार उनसे, मैं सारी मीटिंग्स में उनके साथ मौजूद रहता था, आकर कहा कि बाबूजी हम कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। तो कारण क्या? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं और आप उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोहन दहारिया जिनका हाल में सम्मान किया गया और जिन्होंने फिर
2 दिन बाद ही अन्ना हजारे के खिलाफ आंदोलन दे दिया। इतने दिनों से मोहन धारिया ने नहीं दिया था, अभी दिया उन्होंने। इंदिरा गांधी का विरोध करते रहे, कांग्रेस का विरोध करते रहे मोहन धारिया, उनको सम्मानित किया गया। मोहन धारिया, तारकेश्वरी सिन्हा, चंद्रशेखर, तमाम लोग जो यंग टर्क्स थे उस जमाने के, ये सब लोग कांग्रेस छोड़ना चाहते थे। जयप्रकाश जी ने कहा कि आपके कांग्रेस छोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको कांग्रेस के अंदर रहते हुए लड़ाई लड़नी चाहिए, वह जगह बनानी चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत सिद्धांत वाले प्रभाष जोशी को, अनुपम मिश्र को, श्रवण गर्ग को कहेंगे कि आप इंडियन एक्सप्रेस छोड़ के बाहर आ जाइए, अगर आपकी नहीं जमती है तो मेरे ख्याल से वो पत्रकारिता का और समाज सेवा का और मूल्यों का काफी नुकसान होगा। आज अगर 4 लोग हम लोगों के पास आ पाते हैं और बात कर पाते हैं, या अरविंद मोहन जी के पास भी जा पाते थे, तो उसका बुनियादी कारण ये है कि उनको पता है कि भास्कर में किस आदमी से बात करना चाहिए। मैं भी छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि बहुत वो जो स्थान खाली हो रहा है उस पर कोई ऐसा आदमी बैठेगा जो आपके पहुंचने की गुंजाइश को भी समाप्त कर देगा। हमको कोशिश तो बल्कि ये करना चाहिए कि अपने में से लोगों को वहां घुसाने की कैसे कोशिश करें, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज और जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो अपने किस्म के अपनी विचारधारा के लोगों को मीडिया में प्रवेश कर पाते हैं। मुद्दा ये है कि पर्यावरण को हम, जैसे आप देखेंगे कि बैंकॉक इस समय डूबने की कगार पर है। 80 लाख की आबादी का शहर जो थाईलैंड की इकोनॉमी को खड़ा रखा हुआ है, उसमें केवल ऊपर की इमारतें इस समय दिखाई दे रही हैं, जबकि ढेर सारी इमारतें वहां समुद्र की सतह से नीचे भी बनी हुई हैं। कई वर्षों से बैंकॉक को लेकर, थाईलैंड को लेकर जो पर्यावरण संबंधी खतरे बताए जा रहे थे, उसको लेकर किसी ने ध्यान नहीं दिया कभी। आप कल्पना कीजिए कि पर्यावरण के जो खतरे थे जिन पर ध्यान नहीं दिया, तमाम रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया, आज फ्लड लेवल वहां इतना हो गया है कि करीबन 1 महीने के बाद भी 1 इंच पानी नीचे नहीं गया है और पूरा का पूरा बैंकॉक नक्शे से साफ हो सकता है। पर्यावरण के मुद्दे को आम आदमी की जिंदगी में कैसे दाखिल किया जाए, ये बड़ी चुनौती है और उसकी जिंदगी के हिस्सों से, उसकी चिंताओं से, उसके अस्तित्व से कैसे जोड़ें, एक तो ये चुनौती है। और दूसरा ये कि पत्रकारों को, चाहे मुख्य धारा के हों या समानांतर मीडिया के हों, वो और पर्यावरण के में लगे लोग एक साथ कैसे बैठकर बात करें। अभी होता तो ये है कि पर्यावरणविद अलग बैठते हैं, पत्रकार अलग बैठते हैं, या तो पत्रकारों के बीच में कोई पर्यावरणविद जाके भाषण दे देता है या उल्टा हो जाता है। दोनों को मिलाकर बात करने की और एक दूसरे की बातों को समझाने की किसी भी स्तर पर कोई कोशिश हुई नहीं है, सीरियस कोशिश। वो जब तक नहीं होगी तब तक पर्यावरण मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं, ये फोरम नहीं है उस पर बात करने का। पर मेरा निवेदन ये है कि जैसे स्वास्थ्य आज की तारीख में मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है, चाहे तमाम चीजें हो, फैशन हो और चीजें बन गई हैं, सेक्स हो, पोर्नोग्राफी हो, स्वास्थ्य बड़े पैमाने पर आज अखबारों का हिस्सा बन गया। आप देखिए किसी भी अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में एक पूरा पन्ना स्वास्थ्य के बारे में आता है। आप लोगों को चिंतित अगर करना शुरू कर दें पर्यावरण के खतरों से कि भाई ये आप तो बिल्कुल होने वाला है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तब तक ये मामला निपटेगा नहीं। और अंतिम बात ये कि ये जो लड़ाई है, जो जिसका थानवी जी ने जिक्र किया, जिनका अनुपम ने जिक्र किया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया और वहाँ
काफी घूमने का मौका मिला। वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, एबोरिजिन्स जिनको कहते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम वही है जो हमारे यहाँ के लोगों की है। मतलब ये कोई मुद्दा भारत का नहीं है कि गरीब मुल्क हों, विकसित मुल्क हों, विकासशील मुल्क हों, तमाम बड़े मुल्कों में भी वहाँ पर एक बड़ी आबादी को खत्म कर दिया गया, उनके अवशेष म्यूजियम में पहुंचा दिए गए और म्यूजियम की रक्षा करने का भी भार उन लोगों को ही दे दिया गया है कि आप म्यूजियम के क्यूरेटर्स भी आप ही हैं और संरक्षक, वो दिखाते भी वही लोग हैं कि ये हमारी संस्कृति। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ चीजों पर एकेडमिक बहस तो हो सकती है, पर कुछ रियलिटीज जो हैं इस जमाने की, उनके साथ कैसे हम उनको कैसे अपने काम के साथ जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, इस पर कभी बात करें। क्योंकि मैंने 1971 में प्रभाष जी के साथ जुड़ा था गांधी स्मारक निधि में, फिर बहुत काम किया। उसके पहले मैं सर्वोदय विनोबा का काम करता था, गांव-गांव घूमता था। तो पिछले 40-42 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। उसमें समानांतर पत्रकारिता भी की है, सामाजिक भी की है, गांधीवादी भी की है, और अब जैसा अग्निवेश जी ने कहा कि भास्कर में हूँ तो वो भी मुख्य धारा की पत्रकारिता है। मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला है, मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल भी नहीं बदली है, मैंने अपने विचार भी नहीं बदले हैं। मैं कोशिश करता हूं कि 1967 में जब मैंने सहरसा में विनोबा का काम करने गया था, राष्ट्रीय मोर्चा विनोबा ने घोषित किया था सहरसा को ग्रामदान भूदान का, तो 44 साल के बाद भी आज मैं अपने आप को बदल नहीं पाया हूं। इसलिए आप लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं कर सकते, आप विचारों में चेंज नहीं कर सकते। आपको तो वो धर्म परिवर्तन करने जैसा होगा। मतलब अगर आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं तो विचार परिवर्तन भी आपको नहीं करना चाहिए। ये एक थ्योरी अलग है। आप विचारों से कन्विंस करवा सकते हैं, उसको सहमत करा सकते हैं। आपको समान विचार धर्मियों को एक साथ जोड़कर कैसे छोटे छोटे जत्थे बनाकर, छोटी छोटी पत्रिकाएं निकालकर, छोटे छोटे समूह बनाकर कैसे हम काम कर सकते हैं और सारे समूहों को कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं, उस दिशा में कोई पहल अगर होती है तो वो पहल काफी कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब खाने के लिए चलेंगे और 1:35 हो रहा है सामने गाड़ी में, तो कोशिश करें कि 2:15 तक हम आ जाएं, क्योंकि 3 बजे हमने सोचा था और अभी बहुत वक्त बाकी है। जनरल सहगल इन सवालों पे काफ़ी लिख चुके हैं, बोलते रहे हैं। सुपान जी, मुकुल, प्रसून, लतान सब मित्र हैं, जॉयदीप, तो इन सब को सुनना है। और किसानी पे जो संकट है वो पर्यावरण का है कि नहीं पता नहीं, पर उस पे उसके जानकार सुनीलम जी हैं यहाँ। और इन सब सवालों के को नागरिक अधिकार के तौर पे भी देखा जाता है। तो अजय जी को हमने आग्रह किया था, पर वो किसी आवश्यक मीटिंग कारण उनको जाना पड़ेगा। तो अगले सत्र की अध्यक्षता के लिए हम जस्टिस सच्चर को मैं उधर बोलूंगा, सही अध्यक्षा नहीं कीजिए। तो फिर खाने के दौरान हम लोग अपना अध्यक्ष चुन लें। तो अभी चल के खाना खाया जाए। तो